Bismillahirrahmanirrahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we learn about total internal reflection. हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और कहां पे ये यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस वो भी आपने याद रखनी है और कुछ कंडीशंस के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं उनको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो मैं एक फिगर की हेल्प से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस और कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने मद्देनजर रखना है उनको एक्सप्लेन करूंगा और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उसकी तरफ भी आएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम लेने हैं। अब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम से क्या मुराद है, जिस तरह आप देखें हमारे पास सूरज से रोशनी जो है वो जमीन तक आ रही है। तो सूरज से रोशनी जो जमीन तक आ रही है तो सराउंडिंग में एयर मौजूद है। तो एयर एक पार्टिकल ऑफ मीडियम है, या एयर एक मीडियम है। ऑल्दो हमें पता है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम मतलब एयर की जरूरत नहीं है, लेकिन एयर चूंकि सराउंडिंग में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो जमीन तक आ तो रही है लेकिन यहां पे जो मीडियम यूज हो रहा है वो क्या है, एयर है। अगर इसी तरह हम क्या करते हैं, इस लाइट के रास्ते में एक ग्लास यूज करते हैं या हम वाटर यूज करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं जिस तरह जमीन के ऊपर हमने पानी फेंक दिया तो अब क्या है, रोशनी जो है वो एयर के जरिए वाटर के ऊपर आके गिर रही है और ये वाटर के अंदर इमर्ज हो रही है, पानी के अंदर दाखिल हो जाती है। तो पानी एक अलग टाइप ऑफ मीडियम है। इसी तरह अगर हम क्या कर लेते हैं कि वाटर की जगह हम विंडो ग्लास यूज करते हैं तो अब सूरज की रोशनी एयर के जरिए ग्लास के साथ आकर टकराई है, वो ग्लास के अंदर एंटर हो गई है। तो ग्लास के अंदर जब एंटर हुई है तो ग्लास एक डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने ये कहा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो ये अपनी डायरेक्शन और अपनी स्पीड को चेंज करती है। तो आज हम यही दो मीडियम लेके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर पढ़ना है, इसको मैंने सीखना है तो मैंने दो मीडियम लेने हैं और वो दो डिफरेंट मीडियम हो। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री आप एक सरफेस का नाम दे रहे हैं या एक बाउंड्री का नाम दे रहे हैं। इस बाउंड्री से ऊपर हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसको हम कह रहे हैं एयर है। इसी तरह इस बाउंड्री से बिलो नीचे आप कह दें हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, आप ले सकते हैं वाटर है या ग्लास है, कोई भी आपने मीडियम ले लिया। अब पहली चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने दो मीडियम यूज किए। अब वो दो मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्या उनकी डेंसिटी सेम होगी? नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ मीडियम डिफरेंट है तो उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, मुख्तलिफ होगी एक दूसरे से। जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमें पता है कि वाटर जो है ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, वाटर हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर एयर कहते हैं, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है
कि हमारे पास रेयर और डेंसर मीडियम से क्या मुराद है। याद रखें, डेंसर मीडियम उन मीडियम को कहा जाता है जिनकी डेंसिटी हाई होती है। दोज मीडियम विच हैव हाई डेंसिटी आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, आप कह सकते हैं कम होती है। तो दोज मीडियम हैविंग लो डेंसिटी आर कॉल्ड रेयर मीडियम एंड दोज मीडियम हैविंग हाई डेंसिटी आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने वाज़ेह तौर पे उनको मद्देनजर रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने दो मीडियम लेने हैं, एक रेयर मीडियम लेना है, एक डेंसर मीडियम लेना है। अब कंडीशन क्या रखनी है कि अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव करना है तो उसको अचीव हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सूरज यहां पे और पानी यहां पे, इसका मतलब है सूरज की रोशनी एयर के जरिए वाटर में आ रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं करना, ये मिस्टेक होगी। अगर कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को फॉल करवाएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव नहीं कर सकता। तो जो पहली कंडीशन है, इसको आप कह सकते हैं कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे पास पहली कंडीशन ये है, लाइट मस्ट फॉल फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम। क्या आपकी जो सोर्स होना चाहिए, जो रोशनी का जो जरिया है, मतलब आपने एक बल्ब लगाया, एक टॉर्च यूज की है, वो आपने यहां पर रखी हुई है और आप लाइट को वाटर से फॉल करवा रहे हैं और एयर में लेके जा रहे हैं। पहली कंडीशन ये, कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट फॉल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट को हमने डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल करवाना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, कि वो एंगल जिस एंगल के साथ आप लाइट को फॉल करवा रहे हैं वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसकी तरफ हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो पहले अगर आप डिफाइन कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, ये क्या है, हम कहते हैं द फिनोमेना, वो फिनोमेना इन विच, जिसके अंदर लाइट स्ट्राइक फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जिसमें लाइट को हम स्ट्राइक करते हैं डेंसर से रेयर मीडियम में, देन तब क्या होगा, द टोटल लाइट, सारी की सारी लाइट विल रिफ्लेक्ट इनटू डेंसर मीडियम। वो सारी की सारी लाइट डेंसर मीडियम में टकरा के और डेंसर मीडियम के अंदर ही वापस आ जाए। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग दे देनी है, एक्सप्लेनेशन के बाद आपने लिखना है, फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक हमारे पास रेयर मीडियम है, एक हमारे पास डेंसर मीडियम है। जिस तरह आपने कहा कि एयर एक रेयर मीडियम है और वाटर हमारे पास क्या, एक डेंसर मीडियम है। अब आपको पता है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिस तरह आप यहाँ पे कह देते हैं हमारे पास जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो एयर है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N2, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया और N2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो मीडियम आ गए और हमने एक सोर्स लिया, सोर्स से हम क्या करते हैं, लाइट को फॉल करवाते हैं। ये आपने सोर्स से लाइट को फॉल करवाया, कहां से, डेंसर मीडियम से, और आप इस लाइट को रेयर मीडियम में लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपको पता है जब ये लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इसका मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज होने की वजह से आपके पास ये लाइट जो है ये अपने पाथ को चेंज करेगी। इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल क्या होता है, आपको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की थी। नॉर्मल हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है
जो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इसके परपेंडिकुलर, ये आपके पास देखिए नॉर्मल आ गया। तो ये लाइट रेस को जाना तो इस तरह सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से हट गई। क्यों हटी? क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे आ गई, तो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही, इसको आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया, और ये रिफ्रैक्टेड आ गई तो ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दिया, एंगल आर से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम क्या करें, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, तो बेटा जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस लिहाज से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे उसी लिहाज से हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं कि इसकी दूसरी कंडीशन को अचीव करना चाह रहे हैं, पहली कंडीशन तो हमने कह दिया कि लाइट डेंस से रे में जा रही है। अब अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन को अचीव करना चाह रहे हैं तो दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हमें क्रिटिकल एंगल अचीव करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? अब हम क्या करते हैं, केस 3 लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद इंक्रीज करते हैं, यह बस नॉर्मल आ गया। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज किया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे आपने देखा ये नॉर्मल से अवे गई और ये सरफेस की नजदीक आ रही है, यहाँ पे और नजदीक आ रही है। इस तरह एक टाइम आएगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस नॉर्मल से इतनी दूर चली जाएगी कि ये इस सरफेस के ऊपर फैल जाएगी यहाँ पे। तो अब आप देखें कि आपके पास नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री। तो अब आप इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहेंगे। मतलब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाया कि रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है तो वो क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन जब उसकी मेजरमेंट की तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया। उस टाइम इस एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल सी यानी कि क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या हो गया? डिफाइन क्रिटिकल एंगल सिंपल इज दैट हम कहेंगे the angle of incidence for which वो angle of incidence for which जिसके लिए the angle of refraction becomes 90 degree, वो angle of incidence जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, देन इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास क्या है? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाएंगे कि उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, तो तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव होगी। तो ये तो आ गया क्रिटिकल एंगल। अब मैं यहां से केस कोड लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ये सोर्स से लाइट को फॉल करवाता हूं यहाँ पे। तो अब देखें हमारे पास ये क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। तो ये क्रिटिकल एंगल था, तो अब क्रिटिकल एंगल से भी हमने एंगल की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब आप कह सकते हैं अब ये लाइट जो है, देखें पहले ये इस सरफेस की तरफ झुकती रही और एक टाइम आए सरफेस के ऊपर फैल गई। अब ये उधर जाने के बजाय वापस इसी मीडियम के अंदर आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट जिस मीडियम में टकराए उसी मीडियम के अंदर आ जाए, इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इस होल प्रोसेस को हम
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमें तब अचीव होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब वो फिनोमेना, ऐसा अमल जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, उसके बाद तमाम की तमाम लाइट रेस जिस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही थी वो उसी मीडियम के अंदर वापस आना शुरू हो जाएंगी। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब अचीव होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब लाइट डेंसर मीडियम में टकरा के डेंसर मीडियम के अंदर ही वापस आना शुरू होगी। अब इसके बाद आप जितनी भी लाइट रेस को फॉल करवाएं वो सारी की सारी इसी मीडियम के अंदर वापस आएंगी, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा हमारे पास, ये फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसमें दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन हमने क्या किया, हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई की कि लाइट को इंसिडेंट किया डेंसर से रेयर में, और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई की कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन जाए। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किसका नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल का, और क्रिटिकल एंगल से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बढ़ा दें तो हमें क्या चीज अचीव होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम स्नेल लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ हमें ये कहता है कि हमारे पास n1 sin θ1 इक्वल हो जाएगा n2 sin θ2। अब देखें n1, व्हाट इज n1? n1 हमारे पास ये आ गया, इसको आपने कह दिया n1 वाटर का आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin θ1 हमारे पास क्या आ गया, sin ऑफ θi एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल बी इक्वल्स टू n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया, वाटर का आ गया, और sin ऑफ r क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब n1 sin ऑफ θ1, फिर n2 sin ऑफ θ2 sin ऑफ θr। फिर यहां पे देखें, अगर ऊपर कंडीशन देखें, हमारे पास है n1 sin ऑफ θi एंगल i क्या है, क्रिटिकल एंगल है, और इसी तरह हमारे पास n2 sin ऑफ, ये क्या बन गया, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, n1 sin θc इट विल बी इक्वल्स टू n2 sin 90 होता है 1, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से n1 को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखें sin ऑफ θc इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब यहां से क्रिटिकल एंगल क्या बन जाएगा, एंगल θc इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। मतलब ये वो फार्मूला आ गया जिस फार्मूला की हेल्प से आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कि मतलब हम कितने एंगल के साथ लाइट को फॉल करवाएंगे तो तब हमें क्रिटिकल एंगल अचीव होगा, और तब वो क्रिटिकल एंगल की वजह से जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब अगर हमें इस तरह n2, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 समथिंग आ रहा है, और एयर का n2 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमारे पास 1 होता है, और n1 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। 1 को 1.33 पे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आता है, फिर आप साइन इनवर्स लें कैलकुलेटर से, तो आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास ये फार्मूला मौजूद है तो आप इस फार्मूले के अंदर दोनों मीडियम जो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हैं उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फार्मूला में पुट करके आप जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई तो उस एंगल के साथ अगर आप लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल करवाएंगे तो आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा।
तो ये हमारा आज के एक आर्टिकल था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we learn about total internal reflection. हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है और इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और कहां पे ये यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस वो भी आपने याद रखनी है और कुछ कंडीशंस के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं उनको भी आपने मद्देनजर रखना है। तो मैं एक फिगर की हेल्प से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस और कुछ ऐसी चीजें जिनको हमने मद्देनजर रखना है उनको एक्सप्लेन करूंगा और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उसकी तरफ भी आएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए हमने दो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम लेने हैं। अब दो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम से क्या मुराद है। जिस तरह आप देखें, हमारे पास सूरज से रोशनी जो है वो जमीन तक आ रही है। तो सूरज से रोशनी जो जमीन तक आ रही है तो सराउंडिंग में एयर मौजूद है। तो एयर एक पार्टिकल ऑफ मीडियम है या एयर एक मीडियम है। ऑल्दो हमें पता है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम मतलब एयर की जरूरत नहीं है, लेकिन एयर चूंकि सराउंडिंग में मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो जमीन तक आ तो रही है लेकिन यहां पे जो मीडियम यूज हो रहा है वो क्या है, एयर है। अगर इसी तरह हम क्या करते हैं, इस लाइट के रास्ते में एक ग्लास यूज करते हैं या हम वाटर यूज करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं जिस तरह जमीन के ऊपर हमने पानी फेंक दिया तो अब क्या है, रोशनी जो है वो एयर के जरिए वाटर के ऊपर आके गिर रही है और ये वाटर के अंदर इमर्ज हो रही है, पानी के अंदर दाखिल हो जाती है। तो पानी एक अलग टाइप ऑफ मीडियम है। इसी तरह अगर हम क्या कर लेते हैं कि वाटर की जगह हम विंडो ग्लास यूज करते हैं तो अब सूरज की रोशनी एयर के जरिए ग्लास के साथ आकर टकराई है, वो ग्लास के अंदर एंटर हो गई है। तो ग्लास के अंदर जब एंटर हुई है तो ग्लास एक डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम है। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने कहा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो ये अपनी डायरेक्शन और अपनी स्पीड को चेंज करती है। तो आज हम यही दो मीडियम लेके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर पढ़ना है, इसको मैंने सीखना है तो मैंने दो मीडियम लेने हैं और वो दो डिफरेंट मीडियम हो। फर्ज करते हैं कि हमारे पास ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री आप एक सरफेस का नाम दे रहे हैं या एक बाउंड्री का नाम दे रहे हैं। इस बाउंड्री से ऊपर हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसको हम कह रहे हैं एयर है। इसी तरह इस बाउंड्री से बिलो नीचे आप कह दें हमारे पास एक ऐसा मीडियम है, आप ले सकते हैं वाटर है या ग्लास है, कोई भी आपने मीडियम ले लिया। अब पहली चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने दो मीडियम यूज किए। अब वो दो मीडियम की क्या प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्या उनकी डेंसिटी सेम होगी? नहीं, क्योंकि नेचर ऑफ मीडियम डिफरेंट है तो उनकी बिहेवियर, उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, मुख्तलिफ होगी एक दूसरे से। जिस तरह हम ये कहते हैं
कि हमें पता है कि वाटर जो है ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, वाटर हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर एयर कहते हैं, एयर हमारे पास रेयर मीडियम है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास रेयर और डेंसर मीडियम से क्या मुराद है। याद रखें, डेंसर मीडियम उन मीडियम को कहा जाता है जिनकी डेंसिटी हाई होती है। दोज मीडियम विच हैव हाई डेंसिटी आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। और रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनकी डेंसिटी लो होती है, आप कह सकते कम होती है। तो दोज मीडियम हैविंग लो डेंसिटी आर कॉल्ड रेयर मीडियम एंड दोज मीडियम हैविंग हाई डेंसिटी आर कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने वाज़ेह तौर पे उनको मद्देनजर रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने दो मीडियम लेने हैं, एक रेयर मीडियम लेना है, एक डेंसर मीडियम लेना है। अब कंडीशन क्या रखनी है कि अगर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव करना है तो उसको अचीव हम कैसे करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सूरज यहाँ पे और पानी यहाँ पे, इसका मतलब है सूरज की रोशनी एयर के जरिए वाटर में आ रही है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं करना, ये मिस्टेक होगी। अगर कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट को फॉल करवाएगा तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव नहीं कर सकता। तो जो पहली कंडीशन है इसको आप कह सकते हैं कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारे पास पहली कंडीशन ये है, लाइट मस्ट फॉल फ्रॉम डेंसर टू अ रेयर मीडियम। क्या आपकी जो सोर्स होना चाहिए, जो रोशनी का जो जरिया है, मतलब आपने एक बल्ब लगाया, एक टॉर्च यूज की है, वो आपने यहाँ पे रखी हुई है और आप लाइट को वाटर से फॉल करवा रहे हैं और एयर में लेके जा रहे हैं। पहली कंडीशन ये है। कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट फॉल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट को हमने डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल करवाना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, कि वो एंगल जिस एंगल के साथ आप लाइट को फॉल करवा रहे हैं वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसकी तरफ हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो पहले अगर आप डिफाइन कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, ये क्या है, हम कहते हैं द फिनोमेना, वो फिनोमेना इन विच जिसके अंदर लाइट स्ट्राइक फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जिसमें लाइट को हम स्ट्राइक करते हैं डेंसर से रेयर मीडियम में, देन तब क्या होगा, द टोटल लाइट, सारी की सारी लाइट विल रिफ्लेक्ट इनटू डेंसर मीडियम। वो सारी की सारी लाइट डेंसर मीडियम में टकरा के और डेंसर मीडियम के अंदर ही वापस आ जाए। दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग दे देनी है, एक्सप्लेनेशन के बाद आपने लिखना है, फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एक हमारे पास रेयर मीडियम है, एक हमारे पास डेंसर मीडियम है। जिस तरह आपने कहा कि एयर एक रेयर मीडियम है और वाटर हमारे पास क्या एक डेंसर मीडियम है। अब आपको पता है इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिस तरह आप यहाँ पे कह देते हैं हमारे पास जो वाटर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम N1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो एयर है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N2, वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया और N2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो मीडियम आ गए और हमने एक सोर्स लिया, सोर्स से हम क्या करते हैं, लाइट को फॉल करवाते हैं। ये आपने सोर्स से लाइट को फॉल करवाया, कहां से, डेंसर मीडियम से, और आप इस लाइट को रेयर मीडियम में लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपको पता है जब ये लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इसका मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज होने की वजह से आपके पास ये लाइट जो है ये अपने पाथ को चेंज करेगी।
इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल क्या होता है, आपको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की थी। नॉर्मल हमारे पास एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इसके परपेंडिकुलर, ये आपके पास देखिए नॉर्मल आ गया। तो ये लाइट रेस को जाना तो इस तरह सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने रास्ते से हट गई। क्यों हटी? क्योंकि मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे आ गई, तो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही, इसको आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस कह दिया, और ये रिफ्रैक्टेड आ गई तो ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, इसको आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दिया, एंगल आर से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम क्या करें, इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं, तो बेटा जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस लिहाज से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे उसी लिहाज से हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। अब अगर हम क्या करते हैं कि इसकी दूसरी कंडीशन को अचीव करना चाह रहे हैं, पहली कंडीशन तो हमने कह दिया कि लाइट डेंसिटी से रे में जा रही है। अब अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन को अचीव करना चाह रहे हैं तो दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो पहले हमें क्रिटिकल एंगल अचीव करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? अब हम क्या करते हैं, केस 3 लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मजीद इंक्रीज करते हैं, ये बस नॉर्मल आ गया। अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना इंक्रीज किया कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे आपने देखा ये नॉर्मल से अवे गई और ये सरफेस की नजदीक आ रही है, यहाँ पे और नजदीक आ रही है। इस तरह एक टाइम आएगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इस नॉर्मल से इतनी दूर चली जाएगी कि ये इस सरफेस के ऊपर फैल जाएगी यहाँ पे। तो अब आप देखें कि आपके पास नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री। तो अब आप इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहेंगे। मतलब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाया कि रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है तो वो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन जब उसकी मेजरमेंट की तो वो 90 डिग्री के इक्वल आ गया। उस टाइम इस एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल सी यानी कि क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, डिफाइन क्रिटिकल एंगल। सिंपल इज दैट हम कहेंगे the angle of incidence for which वो angle of incidence for which जिसके लिए the angle of refraction becomes 90 degree, वो angle of incidence जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बन जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया देन इसका मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास क्या है, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल का नाम देंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेशन क्या थी कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ाएंगे कि उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, तो तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अचीव होगी। तो ये तो आ गया क्रिटिकल एंगल। अब मैं यहां से केस खोल लेता हूं। मैं क्या करता हूं, ये सोर्स से लाइट को फॉल करवाता हूं यहाँ पे। तो अब देखें हमारे पास ये क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो ये क्रिटिकल एंगल था, तो अब क्रिटिकल एंगल से भी हमने एंगल की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब आप कह सकते हैं अब ये लाइट जो है देखें
पहले ये इस सरफेस की तरफ झुकती रही और एक टाइम आए सरफेस के ऊपर फैल गई। अब ये उधर जाने के बजाय वापस इसी मीडियम के अंदर आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन होता है कि लाइट जिस मीडियम में टकराए उसी मीडियम के अंदर आ जाए, इसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। और इस होल प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमें तब अचीव होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब वो फिनोमेना, ऐसा अमल जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, उसके बाद तमाम की तमाम लाइट रेज जिस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही थी वो उसी मीडियम के अंदर वापस आना शुरू हो जाएंगी। इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब अचीव होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब लाइट डेंसर मीडियम में टकरा के डेंसर मीडियम के अंदर ही वापस आना शुरू होगी। अब इसके बाद आप जितनी भी लाइट रेज को फॉल करवाएं वो सारी की सारी इसी मीडियम के अंदर वापस आएंगी। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा हमारे पास, ये फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाएगा। इसमें दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन हमने क्या किया, हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई की कि लाइट को इंसिडेंट किया डेंसर से रेयर में, और दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई की कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन जाए। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किसका नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल का। और क्रिटिकल एंगल से भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम बढ़ा दें तो हमें क्या चीज अचीव होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम स्नेल लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ में ये कहता है कि हमारे पास n1 sin θ1 इक्वल हो जाएगा n2 sin θ2। अब देखें n1, व्हाट इज n1? n1 हमारे पास ये आ गया, इसको आपने कह दिया n1 वाटर का आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin θ1 हमारे पास क्या आ गया, sin ऑफ θi एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट विल बी इक्वल्स टू n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आ गया, वाटर का आ गया, और sin ऑफ थीटा r क्या आ गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब n1 sin ऑफ θ1, फिर n2 sin ऑफ θ2 sin ऑफ θr। फिर यहां पे देखें, अगर ऊपर कंडीशन देखें, हमारे पास है n1 sin ऑफ θi एंगल i क्या है, क्रिटिकल एंगल है। और इसी तरह हमारे पास n2 sin ऑफ, ये क्या बन गया, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, n1 sin θc इट विल बी इक्वल्स टू n2 sin 90 होता है 1। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से n1 को अगर आप डिवाइड कर दें तो आपका ये क्या बन जाएगा, देखें sin ऑफ θc इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। अब यहां से क्रिटिकल एंगल क्या बन जाएगा, एंगल θc इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। मतलब ये वो फॉर्मूला आ गया जिस फॉर्मूला की हेल्प से आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कि मतलब हम कितने एंगल के साथ लाइट को फॉल करवाएंगे तो तब हमें क्रिटिकल एंगल अचीव होगा, और तब वो क्रिटिकल एंगल की वजह से जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। मतलब अगर हमें इस तरह n2, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 समथिंग आ रहा है, और एयर का n2 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो हमारे पास 1 होता है, और n1 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। 1 को 1.33 पे डिवाइड कर दें, जो भी आंसर आता है, फिर आप साइन इनवर्स लें कैलकुलेटर से, तो आप किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास ये फॉर्मूला मौजूद है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर दोनों मीडियम जो आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हैं, उन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूला में पुट करके
आप जो है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपका क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई तो उस एंगल के साथ अगर आप लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल करवाएंगे तो आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा। तो ये हमारा आज के एक आर्टिकल था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह एक मरतबा फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।